हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। अब हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के बारे में, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका रेलेवेंस आज के मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1916 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसके अंदर इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे और साथ ही साथ 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बताए थे। 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही कवर हो जाता है, जहाँ पे फोरकास्टिंग, प्लानिंग, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें एक एक कर आती हैं। ये अभी डिटेल में भी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग का बेसिक टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली मैंने आपको बताया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हेनरी फ्योल ने और ये बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हैं आज की दुनिया में भी, और इसे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट में करेंगे और आज पहला पार्ट हम लोग बात करेंगे फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर इंसान को क्या काम करना है और क्या उसकी काबिलियत है। आप किसी भी गधे को घोड़े का काम नहीं दे सकते और घोड़े को गधे का काम नहीं दे सकते। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड कैलिबर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। जो भी किसी पर्सन का कैलिबर है, क्वालिफिकेशन है, कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से वर्क को डिवाइड करना चाहिए। और जो बंदा जिस चीज को करने में सक्षम है, जिस चीज को करने में वो बहुत अच्छा है, उसे वही काम देना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल की अब बात करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन मूवी सबने ही देखी होगी, उसमें एक डायलॉग आता है, पावर्स ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल सही, वो यही प्रिंसिपल के ही ऊपर बात हो रही है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 साइड्स हैं एक ही कॉइन के। बहुत से लोगों को अथॉरिटी तो मिल जाती है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के अंदर अथॉरिटी तो आपको मिलेगी लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको अकम्प्लिश करने की। हर गोल को अकम्प्लिश करने के लिए एक अथॉरिटी दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैनेजर हो गया, अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, और सबके पास अपनी अपनी डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उसे वो फुलफिल करे। अथॉरिटी तो है उसके सबऑर्डिनेट बहुत सारे काम करने के लिए, लेकिन उसे उस पर फुलफिल कराना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा भय बिन होत न प्रीति। बिल्कुल यही रामायण की चौपाई है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर किसी को कोई चीज डर नहीं है, अगर वो डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहा है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर और द बॉसेस टू पनिश देम एंड ब्रिंग देम इनटू राइट डायरेक्शन। उन्हें राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से काम सिखाना, अगर वो काम सही से नहीं कर रहे तो पनिश करना और उन्हें प्रॉपर डिसिप्लिन में अकॉर्डिंग टू द फर्म लेके आना। जो भी फर्म में, जो भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उस तरह से वो काम करें। अपनी जहां पे जैसे काम करते थे वो अलग चीज है, लेकिन जहां पर आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ये आपका होता है थर्ड, डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड देखिए क्या होता है, यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रोकने की बात की गई। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, मान लीजिए कि एक कोई सबऑर्डिनेट है, उसके ऊपर कोई एक ही बॉस होगा। मान लीजिए कि अगर कोई एक सबऑर्डिनेट है और उसके ऊपर 3 4 5 बॉसेस हो गए, तो सब लोग अपने अपने ऑर्डर्स देंगे और उसके बाद क्या होगा, सबऑर्डिनेट उन ऑर्डर से बहुत आसानी से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी के भी ऑर्डर को फुलफिल नहीं करेगा और कहेगा उन्होंने मुझे काम दे दिया था, उन्होंने मुझे काम दे दिया था, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया। तो यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि जिस भी सेट ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉय एक बॉस को रिपोर्ट करेंगे और उनको ऑर्डर भी उसी बॉस से मिलेगा। अगर उस ऑर्डर को वो फुलफिल नहीं करेंगे तो उन्हें वहां से कैच किया जा सकता है और उनको वहां पे पनिश भी किया जा सकता है। यदि अगर ज्यादा बॉसेस होंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ कमांड हो जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ कमांड होगा तो वहां पर सीधी सीधी चीज है, लोग वहां से बच सकते हैं और अपने काम को कह सकते हैं कि उनका काम कर रहे थे, इनका काम कर रहे थे, और काम किसी का भी नहीं करेंगे। इसीलिए यूनिटी
ऑफ कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मैनेजमेंट में। अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि एक प्रॉपर चेन में लोग होते हैं, एक प्रॉपर आप कह सकते हो वे में काम चलता है और रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी प्रॉपरली एक वे में आती है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेसिकली बताता है कि कोई भी चीज़ अगर किसी को भी दी गई है तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही वो आगे बढ़ेगी, और कोई भी कमांड है या कोई भी काम है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बंदे ही करेंगे और उस डिपार्टमेंट के लोग करेंगे और तीसरा डिपार्टमेंट उससे लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ प्रिंसिपल के बारे में, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा कहीं पे भी कोई भी काम होता है तो कहते हैं ना, सबको मिलकर काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करो, एक साथ काम करो, आप एक टीम का हिस्सा हो, तो वही है टीम बनाना। जब कभी आप आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी हमेशा बोलती है वन फॉर ऑल फॉर वन। अगर किसी एक की जान जाकर 10 की जान बचाई जा सकती हो तो हमें वो देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो यही चीज़ है मैनेजमेंट में, यहाँ जान नहीं ली जाएगी बेसिकली, लेकिन अगर कोई एक बंदा है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं पूरा करेगा, वो पूरे फर्म की, वो पूरे इंडस्ट्री की रेपुटेशन और उसके काम को देखते हुए अपने सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट, भले ही उस समय हो सकता है उसे कोई चीज़ थोड़ी बहुत नुकसान ही क्यों ना हो रही हो, उसे सहनी पड़ेगी और पूरी टीम को ऊपर रखकर चलना पड़ेगा, जिससे कि लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। आपने सुना होगा ना, फॉर लार्जर ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू सैक्रिफाइस स्मॉलर गेन्स। छोटे छोटे गेन्स हमें त्यागने पड़ते हैं बड़े अचीवमेंट्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं आज के 7th पॉइंट की, जो लास्ट है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं तो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मनी ही होती है। सब कोई काम पैसे के लिए कर रहा है, तो रेम्यूनरेशन शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड कैलिबर ऑफ अ एम्प्लॉय। जैसे मैंने आपको डिवीजन ऑफ वर्क बताया था, ये पूरा डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेटेड चीज़ है। डिवीजन ऑफ वर्क में मैंने बताया कि करेक्ट बंदे को करेक्ट जॉब दो, अब यहाँ पर करेक्ट बंदे को करेक्ट सैलरी भी दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि दो बंदे अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी सेम ही होगी। अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड कैलिबर सैलरी इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी इंक्रीज कर जाती है। कभी कभार डिमोशन होता है, जब कोई सही से परफॉर्म नहीं कर रहा तो सैलरी कट हो जाता है। जब कभी वही अच्छा बहुत काम कर रहा है तब प्रमोशन होता है, सैलरी अप्रेजल होता है। तो ये इसीलिए होता है कि आपको एक तरह से पुश किया जाए फॉर हैविंग अ बेटर वर्क, और रेम्यूनरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर रेम्यूनरेशन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी एम्प्लॉय मन लगाकर काम नहीं करता। इसीलिए रेम्यूनरेशन शुड बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को भी, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।